बहुत दूर पहाड़ों और बादलों के बीच छिपा एक अद्भुत जंगल था, सम्यवन। उसे यह नाम इसलिए मिला था क्योंकि वहां मौसम अपने मन से बदलते थे। कभी एक ही दिन में बारिश, धूप और कोहरा तीनों आ जाते। उस जंगल का रक्षक था एक दिव्य मोर, मोरराज नीलकंठ। नीलकंठ साधारण मोर नहीं था। उसके पंखों में गहरा नीला रंग था, जिसके भीतर सुनहरी लकीरें चमकती थीं। रात के समय उसके पंख हल्की रोशनी देते, जैसे आसमान के तारे धरती पर उतर आए हों। जब वह नृत्य करता, तो सूखी टहनियों में भी हरियाली लौट आती और बंद कलियां खिल उठतीं। उसकी चाल में शांति और आंखों में बुद्धि झलकती थी। पास के नगर में रहने वाली 15 साल की लड़की त्रिशा को प्रकृति से बहुत प्रेम था। वह पेड़ पौधों की डायरी बनाती, पक्षियों की आवाजें रिकॉर्ड करती और हर रविवार पास के छोटे जंगल में घूमने जाती। उसने हर पेड़ को नाम दे रखा था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसने देखा कि जंगल का हिस्सा काटा जा रहा है। बड़े बड़े बोर्ड लगे थे, नई फैक्ट्री यहाँ बनेगी। मशीनों की आवाज ने चिड़ियों की चहचहाहट को दबा दिया था। त्रिशा को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उसी रात वह अपनी दादी की पुरानी किताबें देख रही थी। उसे एक हाथ से लिखी डायरी मिली। उसमें सम्यवन और एक दिव्य मोर का उल्लेख था, जो तब प्रकट होता है जब प्रकृति सच में खतरे में हो। दादी ने लिखा था, वह मोर किसी को डराता नहीं, जगाता है। उसी रात उसकी खिड़की से हल्की नीली रोशनी आई। एक चमकदार मोरपंख अंदर गिरा। पंख गर्म था, जैसे उसमें धड़कन हो। जैसे ही त्रिशा ने उसे छुआ, उसके मन में जंगल की तस्वीरें घूमने लगी। हरे पेड़, साफ पानी, नाचता मोर। उसे दूर से मोर की पुकार सुनाई दी, मधुर, गहरी, बुलाती हुई। अगली सुबह वह उस दिशा में निकल पड़ी। चलते चलते रास्ते अजीब होने लगे। जो मोड़ उसने पहले देखा था, वह गायब हो गया। पेड़ों की कतारें बदलती दिखीं। उसे लगा जैसे जंगल उसे परख रहा हो। कुछ देर बाद नीली चमक फैली और उसके सामने एक विशाल, अनछुआ जंगल खुल गया। सम्यवन। बीच में एक ऊंची चट्टान पर मोरराज नीलकंठ खड़ा था। उसके पंख ओस की बूंदों से चमक रहे थे। उसने शांत स्वर में कहा, हर कोई यहाँ तक नहीं पहुँचता। तुम पहुंची हो, क्योंकि तुम्हारे मन में स्वार्थ नहीं, सरोकार है। त्रिशा ने पूछा, क्या मैं इस जंगल की मदद कर सकती हूँ? मोर ने उसे सम्यवन के भीतर घुमाया। वहां एक झील थी जिसमें पानी नहीं, बल्कि यादें झलकती थी। त्रिशा ने उसमें देखा, वर्षों पहले वही इलाका कितना हरा भरा था। बच्चे खेलते थे, लोग पेड़ लगाते थे। फिर धीरे धीरे लालच बढ़ा और हरियाली घटी। आगे एक शांत घाटी थी जहां आवाज करने पर गूंज नहीं लौटती थी। मोर ने कहा, जब प्रकृति की आवाज अनसुनी होती है, तो गूंज भी लौटना बंद कर देती है। त्रिशा की आंखें नम हो गईं। मोरराज ने अपने पंख झटककर 3 चमकते बीज गिराए। ये समय बीज हैं। ये मिट्टी से पहले मन में उगते हैं, उसने कहा। त्रिशा शहर लौटी। इस बार उसने अकेले काम नहीं किया। उसने अपने दोस्तों को जोड़ा, कोई पोस्टर बनाता, कोई वीडियो, कोई लोगों से बात करता। उन्होंने हर रविवार हरियालीवार अभियान शुरू किया। बच्चे घर घर जाकर पौधे बांटते और देखभाल सिखाते। एक दिन फैक्ट्री कंपनी के अधिकारी निरीक्षण के लिए आए। बच्चों ने उन्हें साफ तालाब, नए पौधे और पक्षियों की वापसी दिखाई। लोगों का समर्थन देखकर योजना रोक दी गई। उसकी जगह प्रकृति शिक्षा केंद्र बनाने का प्रस्ताव पास हुआ। कुछ समय बाद त्रिशा फिर सम्यवन पहुंची। इस बार रास्ता सीधा था। मोरराज झील के पास खड़ा था। उसने कहा,
जब इरादा साफ हो, रास्ते सीधे हो जाते हैं। मोर ने उसे एक नया दृश्य दिखाया, भविष्य का। शहर और जंगल साथ साथ फल फूल रहे थे। छतों पर बाग थे, स्कूलों में प्रकृति कक्षाएं थी, और लोग विकास और संरक्षण का संतुलन समझ चुके थे। त्रिशा ने पूछा, क्या आप हमेशा रहेंगे? मोरराज मुस्कुराया, मैं रूप बदलता हूँ। कभी मोर, कभी बारिश, कभी किसी बच्चे के विचार बनकर। अचानक बादल गरजे, हल्की बारिश शुरू हुई, और नीलकंठ ने भव्य नृत्य किया। उसके पंखों से गिरती बूंदें मिट्टी को छूते ही छोटे पौधों में बदलती दिखीं। सुबह जब त्रिशा जागी, उसकी खिड़की पर एक साधारण मोरपंख रखा था और नीचे मिट्टी से भरा छोटा गमला, जिसमें नई हरी कोमपल निकली थी। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं समझ गई, जादू जारी रखना है। सीख, प्रकृति की रक्षा कोई एक बड़ा काम नहीं, बल्कि रोज के छोटे अच्छे कदमों का परिणाम है।